हम बात कर रहे हैं राहुल की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अब राहुल एक चीज में और कंफ्यूज हो गया। उसने इससे पहले मेरी वीडियो देखी कि अपना घर आपको कैसे प्लान करना चाहिए, बट फिर उसने इंटरनेट पर कई लोगों को सुना जो ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों को ना रेंट पर रहना चाहिए, अपना घर खरीदना नहीं चाहिए। और खासकर राहुल तो यंग है, लोग बोल रहे हैं यंग एज में तो घर खरीदना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार डिसीजन होता है जब हम यंग एज में घर खरीद लेते हैं। और उसके तरह तरह के आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। यंग एज में खरीदोगे तो अभी कम कमा रहे हो, कल को ज़्यादा कमाओगे, आपको नहीं पता कि आप कहाँ रहोगे ज़िंदगी में। देखो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर है। रेंट की बात जब हम करते हैं तो रेंट पर रहना उन लोगों के लिए एक समझदारी है जो लोग ऐसी जॉब के अंदर है जो अनस्टेबल है, या फिर आपका टाइम टू टाइम आपको पता है कि ट्रांसफर होना है। आज आप एक सिटी में हो, कल आपको दूसरी सिटी में जाना है, दूसरे देश में जाना है, तो बिल्कुल ठीक है कि आप रेंट पे रहिए, आप घर लेने के बारे में मत सोचिए। पर पॉइंट यहां पर दो चीजों का आता है। वो आदमी जो काम करने के लिए जा रहा है कहीं और, वो अकेला जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, उसके माँ बाप भी होंगे, वो कहाँ रह रहे हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसे अपना एक परमानेंट एड्रेस चाहिए होगा। ऑल राइट, तो हम बात करते हैं सीधा सीधा उन लोगों की जो इंटरनेट पर इस तरीके से बोल रहे हैं। अब राहुल ने उन्हें सुना, तो राहुल ने क्या सुना, यार मैं 1 करोड़ का घर खरीदूंगा। तो इंटरनेट पर कोई बोल रहा है, रियलिटी में ऐसा होता है नहीं होता ये भी आप देखने वाले हो, बट इंटरनेट पर कोई बोल रहा है कि 1 करोड़ का घर तो आपको सालाना 3% के हिसाब से रेंट पर मिल जाएगा। रेंटल लीड तो 3% 4% की ही है, तो 3% के हिसाब से आप लगाओगे तो साल का सिर्फ 3 लाख रुपए, मतलब 25,000 रुपए महीने का रेंट देना है, और आप 1 करोड़ के घर में रह सकते हो। रेंट पे रहना बहुत सस्ता हो गया। अपने आसपास जाओ, जहां पर भी रह रहे हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, 1 करोड़ का घर कितने रेंट पर मिलता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, मैं नहीं बोलूंगा। आपको लगभग, अगर आप किसी अच्छे एरिया में देखेंगे 1 करोड़ का घर, तो आपको लगभग मेरे हिसाब से 40 से 50,000 रुपए रेंट पे मिलेगा, इससे कम पे नहीं मिलेगा। आप जाके देखिए, पता कीजिए। और फिर लोग ये क्यों नहीं बताते कि रेंट हर साल बढ़ता भी है, हर 11 महीने के बाद आपका रेंट 10% के हिसाब से बढ़ेगा भी, ये तो नहीं बताते। तो ये भी समझना जरूरी था। तो अब ये 40 से 50,000 मेरे हिसाब से फिगर है, मैं नहीं कहता। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि राहुल से मुझे सुने या उसने जिसे इंटरनेट पे सुना उसे सुने। राहुल को अपनी डिसीजन खुद लेना है, ना मेरी बात पे यकीन करो ना किसी और की बात पे यकीन करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। बट मेरा फिर भी काम है कि राहुल को मैं एक सही रास्ता दिखाऊं। देखो, मैंने रियल एस्टेट से अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, मैं आज भी एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ रियल एस्टेट के अंदर, और मुझे क्लियरली पता है रियल एस्टेट के अंदर जो जंप्स मिलती है ना, मैंने जो लोगों को देखा है कि भाई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 15 करोड़ की हो गई, 15 करोड़ पे बेच दी, उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टमेंट करी, फिर ग्रोथ आई। और वो जो आदमी 10 करोड़ से स्टार्ट करता है, 15, 20, 30, 50 करोड़, 100 करोड़ पे पहुंचता है, वो मैंने लाइफ में ना प्रैक्टिकली देखा है। और वही कंपाउंडिंग मैं फील भी कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में भी एक ग्रोथ होती है, बट रियल एस्टेट के अंदर एंट्री बैरियर बहुत बड़ा होता है। तो लोग पता है क्या बोलते हैं, भाई स्टॉक मार्केट में तो एक स्टॉक था, वो जी सीधा सीधा 3 गुना बढ़ गया। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, और वो कहेगा तुम्हारी रियल एस्टेट तो सिर्फ दुगनी हुई है। मान लीजिए पिछले, हम कोविड से ही बात कर लेते हैं, तो पिछले 3 साल के अंदर, पिछले सिर्फ 3 साल के अंदर जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, और ये ऐसा इंडिया के अंदर हर जगह ही हुआ है, ज़्यादातर जगहों पर 3 साल के अंदर ज़्यादातर जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, और जहाँ मैं रहता हूँ खासकर, पिछले 3 साल में पैसा डबल हो गया, रियल एस्टेट की वैल्यू डबल हो गई। 1 करोड़ का घर 2 करोड़ का हो गया। और कोई इंसान बोले किसी स्टॉक में 1 करोड़ अगर डालते तो 3 करोड़ हो जाता। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, तुमने डाला? तुमने डाला? हमने तो रियल एस्टेट में 10 करोड़ डाला, वो 20 करोड़ हो गया। तुमने डाला 10 करोड़, हुआ वो 20 करोड़। तुमने डाला 1 लाख, वो हो गया 2 लाख, और तुम उछल रहे हो। वो 3 लाख भी हो गया, बट तुम उछल रहे हो। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, बट तुमने डाला कितना? रियल एस्टेट में डेफिनेटली बड़ा अमाउंट लगता है, बट उसके बाद देयर आर सर्टेन फॉर्मूले जिसे आप यूज कर सकते हो। आप आज रेंट पर रह रहे हो, भाई मैं समझ रहा हूं, यंग एज में घर बना लिया ना, तो एक ऐसी मेंटल सेटिस्फैक्शन होगी जिंदगी भर के लिए कि मेरे पास अपना घर है। यंग एज में बना नहीं पाए, अधेड़ उम्र में शादी हो गई, उसके बाद जिंदगी में घर नहीं बना पा रहे, बच्चों को भी क्या दे के जा रहे हो? घर ही नहीं है, रेंट पर रह रहे हैं, और रेंट बढ़ता जा रहा है। तो मेहनत करोगे और सिर्फ रेंट दोगे? आप सिंपली ये चीज देखो, जो लोग रेंट पर रहते हैं वो लोग ज्यादा अमीर होते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पर लोगों को घर देते हैं वो ज्यादा अमीर होते हैं। तो प्रॉपर्टी बनाना एक अच्छा डिसीजन होता है यार। ऐसा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके की रिटर्न्स देती है। अब लोग क्या बोलेंगे, भाई ये 1 करोड़ का घर मत खरीदो, रेंट पर रहो, क्योंकि 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिया तो ये तो आपको साल का 10 लाख रुपए बना के दे देगा।
मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, जबकि उन लोगों ने ये इग्नोर कर दिया कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी तो वहां पे भी रिस्क है, आपने बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी वहां पर भी रिस्क है, और अगर आपने बैंक में एफडी भी करा दी कुछ ना कुछ रिस्क तो वहां पर भी है ना, बैंक्स भी डूब जाते हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि यहां पर रिस्क हटा देते हैं और 10% मान लेते हैं, आपने 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख बना लिया, तो ये हो गया अगले साल 1 करोड़ 10 लाख। आप कहोगे बिल्कुल मजा आ गया, तो ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपके पास हो गए, 10 लाख रुपए जुड़ गए आपके 1 करोड़ में, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, है ना। तो इसे ऐसे लिखेंगे 1.10 CR लिख देंगे ना, तो 1 करोड़ 10 लाख हो गया। बट इस आदमी ने घर तो खरीदा नहीं था, तो इसने रेंट दिया, जो कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं 3% पे कहीं पे नहीं मिलने वाला, आपको 4 से 5% के हिसाब से आपको रेंटल यील्ड देनी पड़ेगी, या तो आपको मिलेगी अगर आपका खुद का घर है, वरना आप रेंट दोगे। तो अगर आप 50,000 दे रहे हो ना, तो 6 लाख रुपए हटा दो, ये 1 करोड़ 4 लाख ही होगा। 6 लाख रुपए तो देना पड़ेगा, और फिर अगले साल से ज्यादा भी देना पड़ेगा, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, बढ़िया। बट यहां पर ये भूल गए कि ये 1 करोड़ रुपए पर भी तो कुछ ना कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। अगर इस 1 करोड़ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होगी तो फिर अगले साल ये 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे आप डेटा भी देख लोगे ना जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो इंडिया के अंदर 5% के हिसाब से तो रियल एस्टेट तो हर साल बढ़ता ही है ना, और हम तो लैंड की बात करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें 5% के हिसाब से कैपिटल एप्रिसिएशन आएगी, तो 1 करोड़ 5 लाख तो ये वैसे ही हो गया। और ये 5% जो है ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आप लैंड में अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स करते हो ना, तो आपको जम्स मिलती हैं, आप प्रॉपर्टी के रेट ना पकड़ नहीं पाओगे। जिस इंसान ने डिसीजन लिया ना कि आज मैं रेंट पर रह लेता हूं, घर नहीं खरीदता, 2-3 साल के बाद उसे दिखता है यार वो 1 करोड़ का तो रहा ही नहीं, वो तो हो गया 1.5 करोड़ का, वो तो हो गया 2 करोड़ का, अब मैं कैसे खरीदूं, फिर भूल गए आप, फिर नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि आप अपने मम्मी पापा का एग्जाम्पल ले लो, वो भी आपको बताएंगे एक टाइम पे हम वो घर खरीद रहे थे, उस टाइम पे मिल रहा था 30-40 लाख का, आज यार वो 4 करोड़ का हो गया है। ऐसा आप सुनोगे, अपने आसपास ही सुनोगे, तो वो उसे कभी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो 30 लाख रुपए एक टाइम पे शायद वो हाथ पैर मार के किस तरीके से वो प्लान कर सकते, तो वो मैं बताऊंगा, वो शायद खरीद लेते। अब रियल एस्टेट के अंदर एक स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, अब हम रेंट की बात मैंने आपको बता दी, रेंट के लिए किन लोगों के लिए ठीक है, जहां पे अनस्टेबिलिटी है करियर में या जॉब में, या आप एक लोकेशन पे सेंट्रिक नहीं हो। बट अगर आप सेंट्रिक हो तो आप देखिए आप कैसे प्लान करोगे। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं डाउन पेमेंट वाला कंसेप्ट हटा देता हूं। किसी इंसान ने 1 करोड़ रुपया सीधा सीधा फाइनेंस करा लिया, उसने लोन ले लिया। अगर किसी ने 1 करोड़ लोन ले लिया और इसके अगेंस्ट में वो आदमी है जो 1 करोड़ रुपए का घर रेंट पर रह रहा है, ठीक है, तो आप यहां पर समझिए बात को। आपने लोन पे लिया 1 करोड़ रुपए का घर, और मैं कहता हूं 1 करोड़ का पूरा फाइनेंस करा लिया, ऑल्दो होगा नहीं, आपको 20% की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर सकते तो वेल एंड गुड। 1 करोड़ रुपए पूरा भी फाइनेंस करा लिया और 20 साल के लिए आपने लोन लिया। 8% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है, 8 ले लीजिए, 8.5 ले लीजिए, आपको होम लोन कैलकुलेटर मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो आपकी लगभग 83,000 84,000 के आसपास की ईएमआई आएगी। अब ये ईएमआई बेटर है, आपका रेंट बेटर है, इसे समझते हैं। यहाँ पे हम रेंट लिख देते हैं। तो कोई आदमी अभी रेंट पर रह रहा है, आप क्या कर रहे थे यार, आप 83,000 की ईएमआई दे रहे थे और यहां पर आप रेंट पे 40,000 रुपए दे रहे थे, मान लीजिए 50 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 40,000 आप दे रहे थे, आपको लगभग 43,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है। आपके ऊपर एक बर्डन जरूर है आज, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ईएमआई अगर एक बार हो गई आपकी फिक्स, ठीक है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं आरबीआई की तरफ से, बट ये आपको पता है कि ईएमआई तो इतनी ही जानी है और घर अपना हो गया। 20 साल में देना पैसा कोई बात नहीं, बट घर अपना हो गया। कभी अगर लाइफ में हम अच्छा कर लेंगे, ज्यादा कमा लेंगे, तो आप फोरक्लोज भी करा सकते हो लोन को, ये आपको ऑलरेडी पता है। पर पॉइंट यहां पर ये है कि ये घर अपना हो गया और ये मेरा फिक्स हो गया, पर अगले साल ये 40,000 रेंट नहीं जाएगा। आप देख लीजिए एवरेजन 10% एक्स्ट्रा लेते हैं मकान मालिक अगले साल, अगर आप रेंट पर रहते हो। तो यहां पर जैसे 10% बढ़ेगा, आपका रेंट हो जाएगा 44,000 और फिर अगले साल 10% बढ़ा लेना, ये आपका हर साल बढ़ता चला जाएगा, वो आपका फिक्स हो गया। पर यहां पे पॉइंट क्या है कि आपका जो आपने घर लिया था 1 करोड़ का, इसके ऊपर भी तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है। आज से 20 साल के बाद या 10 साल के बाद वो 1 करोड़ का घर 1 करोड़ का थोड़ी होगा, वो भी तो बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ पे हमेशा बार बार बोलता हूँ, मैं घर वो बोलता हूँ जो लैंड के साथ आता है, मैं अपार्टमेंट्स की बात नहीं करता। उसके अंदर आपको डिप्रिसिएशन भी मिल सकती है,
रीजन बीइंग क्योंकि उसमें वियर एंड टियर होता है, अपार्टमेंट्स पुराने हो जाते हैं, दे आर लाइक कार्स। तो कार नहीं बहुत अच्छी लगती, जब वो पुरानी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। पर ठीक है, अगर आप लैंड के साथ घर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन मिलना है और अच्छा एप्रिसिएशन मिलना है। प्लस आपकी माइंड की एक स्टेबिलिटी है कि मेरे पास एक चीज़ है। अब कई लोग इस पे ये आर्ग्यू करते हैं हम तो ज़्यादा रिटर्न्स ले आते हैं। अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स लाने के चक्कर में पड़ोगे तो आप ये कैपिटल भी गंवा सकते हो। और पॉइंट नंबर 2, हम इंडिया के अंदर जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, मेरा कंटेंट ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली सुनती हैं, मिडिल क्लास के लोग सुन रहे होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर बड़ी मुश्किल से पैसा जुड़ता है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है ना अकाउंट में, तो उसके बच्चों को ना खुजली होने लग जाएगी कि पापा हमें तो लैपटॉप चाहिए, हमें तो बाइक चाहिए, पापा मैं इतने टाइम से बाइक चला रहा हूँ, ये अब मुझे कार दिला दो। तो वो 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। और अगर उस आदमी ने थोड़ा सा मेहनत करके, सोच के, समझ के एक जगह अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी और वो पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो 1 करोड़ रुपया कैश या 1 करोड़ रुपया रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बेटर है। और ये 1 करोड़ का एग्जांपल है, आप 10 करोड़ का ले लीजिए या 50 लाख का ले लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं हमेशा रियल एस्टेट को एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। मेरे मम्मी पापा भी मानते हैं और मेरे दादा दादी भी मानते थे और उनके मम्मी पापा भी मानते थे। तो मेरी पूरी जितनी भी जनरेशन रही है, दे ऑल थिंक दैट रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड आज के बाद भी जो मेरी आने वाली जनरेशन होंगी, मैं तो उन्हें यही बोलने वाला हूँ, रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप लोग हो सकता है थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग इंटरनेट पर क्या सुन रहे हो, बट अगर आप रियल एस्टेट को अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानते तो आप मुझे बताइए कि फिर क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास तब है जब आपका अपना घर है। और यही सेम बात पीटर लिंच भी कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। पीटर लिंच कहते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपना खुद का घर खरीदो, क्योंकि जब आप खुद का घर खरीद लेते हो आप स्टेबल होते हो माइंड से, आप उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते। प्लस उन्होंने कुछ बातें और भी बोली हैं कि जब आप घर खरीदते हो आप पूरे एक लोकेलिटी का एक पूरा सर्वे करते हो, क्या रेट चल रहा है, वो पीयर कंपैरिजन हम स्टॉक्स में बोलते हैं ना, वो भी आप करते हो। आप देखते हो कि भाई साथ वाली प्रॉपर्टी कितने की मिल रही है, ये प्रॉपर्टी कितने की मिल रही है, अगर ये प्रॉपर्टी महंगी मिल रही है तो क्यों मिल रही है। आप लोकेशन देखते हो, आप आसपास देखते हो कि हॉस्पिटल है नहीं है, स्कूल है नहीं है, आप एमिनिटीज देखते हो आसपास की एरिया की, ये सारी चीज़ें आप देखते हो और फिर जाके आप एक बड़ा डिसीजन लेते हो। बट जब हम कोई स्टॉक खरीद रहे होते हैं ना, तो हम इतना नहीं सर्वे करते, इतनी रिसर्च नहीं करते। हम क्या करते हैं, किसी ने बोला और उसके कहने पे हमने काम कर दिया। यहाँ पर ये अप्रोच लेकर आइए। डेफिनेटली अपना घर बनाने के बारे में सोचो, और यंग एज में बना लोगे ना, आप अपने माँ बाप से पूछना कितनी खुशी होगी उन्हें। आप उन्हें बोलना मैंने 1 करोड़ रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, और आप उन्हें बोलना 1 करोड़ रुपए मैंने घर में इन्वेस्ट कर दिए। आप उनकी एक इमोशनल हैप्पीनेस देखना। अपने घर में रहना ना एक सेटिस्फैक्शन फील कराता है। इंसान ना एक सेटिस्फाइड अगर लाइफ जिए, वो बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप मशीन नहीं हो। आप सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं जी सकते। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आपकी एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है। अगर एक आदमी अपने घर में रहता है उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। अब एक ही जगह पर 2 लोग रह रहे हैं, एक घर में एक आदमी रेंट पर रह रहा है, एक घर में एक आदमी खुद रह रहा है, उसका खुद का घर है। तो सोसाइटी में सबको पता होता है कि कौन रेंट पर रह रहा है, कौन घर में रह रहा है। वो जो रिस्पेक्ट है वो पैसों में नहीं तोली जा सकती, वो स्टेटस पैसों में नहीं तोला जा सकता। जब एक लड़की का या लड़के का रिश्ता करना होता है माँ बाप को, और वो ये बोलते हैं कि रेंट पर रह रहे हैं और अपना घर है, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है, वो पैसे में नहीं तोला जाएगा। अगर वो ये बोलेगा ना मेरा म्यूचुअल फंड का 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो सामने वाला कहेगा भाई पागल है, 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है बट अपना घर नहीं है। ऐसा सोचा जाता है। इसे कैसे देखोगे? आप रहोगे तो लोगों के बीच में ही ना। आप बहुत सारे एंगल्स को हटा देते हो जब आप ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोचते हो मैं तो अपना घर नहीं लूंगा भाई, मैं तो रेंट पे रहूंगा। आप दुनिया घूमो, है ना, बंजारों की तरह घूमते रहो, बहुत सही है यार, बट पहले अपने घर बना लो। When you have your one home, then you do whatever you want. बट पहले घर बना लो। मेरी समझ ये कहती है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत सोचता हूँ, बट मैं तो यही सोचता हूँ। तो मैंने अपनी आपको माइंडसेट और अपने लॉजिक्स आपको बता दिए, बाकी चॉइस आपकी है भाई। रियल एस्टेट से मैंने तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है और मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करी। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। फाइनली अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू लगी, इसे शेयर कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है, रेंट पर रहना चाहिए या अपना घर लेना चाहिए और क्यों, उसका लॉजिक क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।